नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल डिजिटल स्टडी 387 पर। तो आज का टॉपिक है मूल अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है, लेकिन आज हम क्लास 1 देखेंगे। क्लास 1 में हम 12 से लेकर के 24 तक देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा भाग 3 में आता है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार में आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेंगे, और मूल अधिकार हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अच्छे से आपके अपने कर्तव्य यानी आपके अपने मूल अधिकार को जाने कि हमारा क्या क्या मूल अधिकार है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हम किन किन टॉपिक पर बात करेंगे। तो भाग 3 है मूल अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। आज हम 12 से 24 तक देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मूल अधिकार की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 12 और 13, फिर उसके बाद देखेंगे समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 तक होता है, फिर देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक होता है, फिर देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 तक देखेंगे। अभी आप लोग सोचते होंगे ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। तो आज हम इसके आगे हम डिटेल से इसे समझते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं ये सब क्या है। देखते हैं अब मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा है, मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे जन्म के बाद ही मिल जाता है। नागरिकता जो थी वो हमें 18 साल के बाद मिलती थी, लेकिन ये मूल अधिकार जो है जन्म के बाद ही मिल जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? नैसर्गिक कहते हैं। और मूल अधिकार को फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। अतः इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है। उस नागरिकता में ब्रिटेन के संविधान से मिला था, लेकिन मूल अधिकार जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो चलिए अब देखते हैं डायग्राम के माध्यम से हर एक अनुच्छेद को एक करके देखते हैं, फिर उसके बाद उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे। और कल के वीडियो में मैंने नागरिकता और अन्य नागरिकता पर आया है भाग 1 भाग 2 मैंने कवर कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मैंने अनुसूची भी पढ़ा दिया, उसका भी लिंक आपको, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लीजिएगा। अब चलते हैं डायग्राम के माध्यम से हर एक अनुच्छेद को समझते हैं। तो देखते हैं अब अनुच्छेद 12 और 13 जो कहता है हमें अनुच्छेद की परिभाषा और अनुच्छेद के बारे में कुछ डिटेल्स देते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है 18 तक, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। फर्स्ट नंबर पर पहले हमें संविधान जो था हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करती थी, लेकिन वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। इसीलिए वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हमें प्रदान करती है कौन? संविधान। तो पहला नंबर पे होता है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। फिर है ये समानता का अधिकार, यानी ये समान इक्वेलिटी देती है हमें, समाज में हमें इक्वेलिटी देती है। फिर देखते हैं दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। ये हमें स्वतंत्रता देती है काम करने की। फिर देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमें किसी के ऊपर शोषण करने से रोकती है, अनुच्छेद 23 और 24। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह है 25 से लेकर के 28 तक के अनुच्छेद में। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, यानी हमें कल्चर और एजुकेशन में अधिकार प्रदान करती है, अनुच्छेद 19 और 30। नेक्स्ट है 6 नंबर संपत्ति का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स, जिसे वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। ये अब कानूनी अधिकार बन गया है। फिर है 7वां संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें बहुत सारे
रेट के बारे में प्रदान करती है। आगे हम एक एक करके सभी पर विचार करके समझेंगे ये सब क्या है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 3 प्रकार के मूल अधिकार को देखेंगे। पहला है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी हम 14 से लेकर के आर्टिकल 24 तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 12 और 13 देख लेते हैं, जिसमें हमें कुछ डिटेल्स देती है मूल अधिकार के बारे में। तो ये हुआ हमारा 12, ये भाग 3 है मूल अधिकार, जिसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये हमारा 12 और ये हमारा 13। तो 12 में जो है खास करके मूल अधिकार की परिभाषा दिया गया है, या आप एक प्रकार से इस तरह समझते हो कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन राज्य का मतलब सिर्फ भारत के 28 राज्य ही नहीं होते हैं, बल्कि भारत में जितने भी डिपार्टमेंट है उसको भी एक प्रकार से राज्य कहा जाता है। जैसे मैं समझाता हूँ, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट भी एक राज्य है, यानी स्टेट है। तो आगे मैं जब भी राज्य की बात करूँ तो आपको सिर्फ ध्यान में भारत के 28 राज्य नहीं आकर के ये सब भी डिपार्टमेंट आना चाहिए। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट का खुद का अपना जमीन होता है, खुद के स्टाफ होते हैं, ठीक है, इस वगैरह वगैरह सारे कुछ रेलवे डिपार्टमेंट की खुद की होती है। ठीक उसी प्रकार आप किसी भी डिपार्टमेंट को देख लीजिए, सड़क डिपार्टमेंट को देख लीजिए, उसके अपने लेबर होते हैं, अपने कारीगर होते हैं, अपने इंजीनियर होते हैं। उसी प्रकार थल सेना की, वायु सेना की बात करें, नेवी की बात करें, तो इसके सब एक अपने आप में एक स्टेट है। तो मैं आगे जब स्टेट की बात करूं तो आपको सिर्फ माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि भारत के 28 राज्य, बल्कि ये सब डिपार्टमेंट भी आना चाहिए। और देखते हैं 13 में अल्पीकरण का अर्थ होता है रोक लगाना। यानी हमें संविधान मूल अधिकार देती है, तो कहती है कि अगर आपके मूल अधिकार के यूज करने से दूसरे के मूल अधिकार पर कोई हानि पहुंचती है तो आपको रोक लगाई जाएगी। यानी अल्पीकरण, यानी हमारा जो मूल अधिकार है वो सीमित है, ना कि असीमित। ठीक है, हमारा मूल अधिकार अनंत नहीं है, बल्कि उसे अल्पीकरण किया गया है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो मूल अधिकार के जो रक्षक होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट हमारे राज्य के होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो हमारा एक ही है जो है दिल्ली में, और हाई कोर्ट हर एक स्टेट में अलग अलग होते हैं। तो आई होप कि 12 और 13 समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं 14 से 18 तक, जिसे हम समानता का अधिकार कहते हैं। देखिए, पहले हम डायग्राम से हर एक अनुच्छेद को देखते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर आप हमारे वीडियो को पहले भी देखे होंगे, तो पहले हम डायग्राम से समझते हैं, फिर उसके बाद इसे डिटेल्स में लिखित के साथ देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे है हमारा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो 14 ये हो जाएगा हमारा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16। तो पहले देखते हैं 14 है विधि के समक्ष समानता। आपको टेक्निकल वर्ड आएंगे, लेकिन मैं उन सभी वर्डों का सब अर्थ बताते चलूँगा। पहले विधि के समक्ष समानता। विधि किसे कहते हैं? विधि का मतलब होता है कानून। अब तो आपको समझ में आ गया, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समान, कानून के आगे जो है सभी लोग क्या है? समान है, ना कि असमान। कानून के समय छोटे बड़े ऊंच नीच सब क्या है? समान है। यही आर्टिकल 14 में कहता है कि कानून के समझ जो है सभी समान देता है। मैंने बताया ना कि 14 से 18 तक हमें क्या देती है? समानता देती है। तो वही यहाँ है, कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? समान है। यह आर्टिकल 14 कहता है। फिर 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग जन्मस्थान में समानता, यानी जाति धर्म लिंग जन्मस्थान, यानी आप किसी जाति के आधार पर उसे टॉर्चर नहीं कर सकते, धर्म के आधार पर उसे भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर उसे कोई भेदभाव नहीं कर सकते, और जन्मस्थान, यानी जन्मस्थान करने का मतलब है, आप देखते होंगे ज़्यादातर कि बिहार के लोगों को कई राज्यों के लोग क्या कहते हैं? आप बिहारी हो। तो आपको इस सब वर्डों से आपको किसी को
किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। तो वही कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के बीच समानता। कौन कहता है? आर्टिकल 15। तो 14 कहता था कानून के समक्ष समानता, 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान में समानता। ठीक उसी प्रकार 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन मतलब होता है नौकरी पाना। लोक नियोजन का अर्थ होता है नौकरी पाना, नौकरी पाने में समानता। ठीक है, इसके तहत कुछ आरक्षण दिए जाते हैं SC ST को और पिछड़े वर्ग को। भारत में आप लोगों को पता होगा पिछड़े वर्ग लोगों को या भारत में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो नौकरी पाने में समानता आर्टिकल 16 कहता है। लोक नियोजन का अर्थ होता है नौकरी पाना, नौकरी पाने में समानता। अब देखते हैं, ये तो 16 हो गया, इसमें आर्टिकल 18 तक में पढ़ना है। अब देखते हैं 17 और 18। आर्टिकल 17 और 18 देखिए क्या कहता है। ये हो गया हमारा 17, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 18। ठीक, तो 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का अंत क्या होता है? छुआछूत। अगर हम लोग पास्ट में चले 1947 से पहले, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, उसके पहले अगर हम चले तभी छुआछूत का भेदभाव बहुत चलता था। तो संविधान बनने के बाद इसमें कह दिया गया है कि छुआछूत का अधिकार को समाप्त करना, छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता का अंत होता है छुआछूत का अंत। अगर आपके साथ अभी वर्तमान में कोई भेदभाव करता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं सबूत के साथ। बिना सबूत के आप नहीं जा सकते, सबूत रहेगी तभी तो आप कोर्ट में पेश कर पाओगे। अगर वर्तमान में कोई आप छुआछूत करते हैं आपके साथ तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। मैं उसे बताऊंगा किस आर्टिकल के साथ, किस सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के साथ जाता है, और सुप्रीम कोर्ट जो होता है आर्टिकल 32 के अनुसार जाता है, आगे मैं पढ़ाऊंगा। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अनुसार जाता है, तो उसे मैं आगे देखेंगे, अभी वो लोग बहुत दूर है। ठीक है, फिर 18 कहता है उपाधि का अंत, यानी आप कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर आप विदेश से कोई उपाधि लाते हो तो उसके लिए आपसे पहले राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा करके परमिशन लेना पड़ेगा एक तरफ से। तो उपाधि का अंत, आप किसी प्रकार की उपाधि नहीं रख सकते। लेकिन शिक्षा के आधार पर या कोई अगर सैनिक पद पे है, अगर उसे कोई उपाधि मिला है तो आप उसे रख सकते हैं। आगे हम इसे पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर देखते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं अब 19 से और 22 तक क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने बताया ना कि संविधान हमें 6 प्रकार, पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार देते थे, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार को देती है। तो 2 नंबर पे उसी में आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक हमें पढ़ना है। तो अनुच्छेद 19 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीढ़। और संविधान की आत्मा जो कहा जाता है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो आगे हम इसे पढ़ेंगे, लेकिन संविधान का रीढ़ जो होता है 19 को कहा जाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के मूल अधिकार की बात करती है। तो इसे हम डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। तो 20 नंबर देखते हैं, इसमें कहा गया एक गलती की एक सजा, यानी आप अगर कोई अपराध कर देते हो, अगर आपको उसकी सजा दे दी होगी तो आपको एक गलती की एक ही सजा दी जाएगी, ना कि बार बार आपको एक ही गलती की बार बार सजा दी जाएगी। ऐसा संविधान में नहीं लिखा गया है। लिखा गया है अगर आप कोई आज चोरी कर लेते हो, सपोज डेट मान के चलिए कि कोई व्यक्ति आज चोरी कर लेता है, अगर उसे सजा काट ली है उसने, तो दोबारा आप उसे सजा काटने के लिए आप उसे जेल नहीं कर सकते, उसे आर्टिकल 20 में कहा गया है। अब देखते हैं 21 और 22। अब देखते हैं आर्टिकल 21 और 22। ये हो जाएगा हमारा 21 और ये हो जाएगा 22। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि आप किसी दूसरे की हत्या नहीं कर सकते या आप खुद की भी हत्या नहीं कर सकते, यानी जिसे हम आज के तौर पर सुसाइड कहते हैं, तो आप सुसाइड भी नहीं कर सकते। अगर आप सुसाइड करने के बाद अगर आप बच जाते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। और आप दूसरे की हत्या तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जेल हो जाएगी और
कई धाराएं लग सकती है। तो आप खुद की भी हत्या नहीं कर सकते, यानी जिसे हम आज के तौर पर सुसाइड करते हैं, आप खुद की सुसाइड भी नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 के तहत अगर आप पकड़े जाते हो सुसाइड करने के बाद तो आपको जेल हो सकती है। फिर वही आर्टिकल 21 में ही है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार कहने का मतलब है वर्तमान में आप अपने फ़ोन में अगर कोई भी प्राइवेट वीडियो या फोटो रखते हो और कोई व्यक्ति उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, यानी छोड़ देता है, जिसे हम पब्लिक कहते हैं, पब्लिक कर देता है, तो आप उस पर भी क्या कर सकते हो, कार्रवाई करवा सकते हो आर्टिकल 21 के तहत, लेकिन सबूत रहेगा तभी। फिर वही 22 कहता है गिरफ्तारी से संरक्षक। तो आपको कोई भी गिरफ्तार तब तक नहीं कर सकता जब तक आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट ना हो, ठीक है। तो गिरफ्तार करने से पहले आपको पहले पुलिस जो है अरेस्ट वारंट दिखाएगी। अगर आप गिरफ्तार कर लिए जाते हो तो गिरफ्तारी के बाद भी आपकी संरक्षण किया जाएगा, यानी आपकी देखभाल किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय लिया जाएगा, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहीं लिया जाएगा आपको आर्टिकल 22 के तहत 24 घंटे के अंदर। इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अब इतना तक तो हो गया, ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक था, ये खत्म हो गया। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 है। ये हो गया आर्टिकल 23, ये हो गया 24। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ 3 होना चाहिए। ये तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 6 प्रकार के मूल अधिकार में से यह तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 है। अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम और बेगारी। बलात् श्रम, यहाँ मैंने बताया था टेक्निकल बात आ सकते हैं, मैं उसका अर्थ जरूर बताऊँगा। बलात् श्रम का अर्थ होता है कि जबरदस्ती कार्य, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। और बेगारी का मतलब होता है कि बिना वेतन के कार्य आप नहीं करा सकते। बलात् श्रम यानी आप जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते, या बेगारी का बिना पैसे का कार्य नहीं करा सकते, ठीक है। यही आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी व्यक्ति से जबरदस्ती कार्य और बिना पैसे के कार्य आप कार्य करा नहीं सकते, काम करा नहीं सकती, यही आर्टिकल 23 कहता है। नहीं तो अपने मूल अधिकार का उल्लंघन किया और इसके तहत आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत आपको सजा दी जाएगी। वहीं आर्टिकल 24 कहता है खतरनाक काम। 14 वर्ष से कम उम्र बच्चों को, इसे याद रखेगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कोई खतरनाक काम नहीं करा सकते हो। किसी कारखाने में आप नहीं लगा सकते हो, कोई जहाँ धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जानलेवा खतरा हो सकता है, तो वहाँ आप खतरनाक कामों में 14 वर्ष से कम बच्चों को आप नहीं लगा सकते आर्टिकल 24 के तहत। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल हो सकती है, आपने मूल अधिकार का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आपकी बात चली गई तो आपको वो सजा देगी आर्टिकल 24 के तहत, ठीक है। अब देखते हैं, इसे डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इसे डिटेल्स में देखते हैं, एक एक करके हर एक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। देखिए आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। इस अनुच्छेद के तहत मैंने बताया ना कि इस अनुच्छेद में हमें परिभाषा दिया गया, या स्टेट की बात करता है। स्टेट सिर्फ भारत के 28 राज्य नहीं होते हैं, बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट या अन्य डिपार्टमेंट में अपने आप में एक क्या है, स्टेट है, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित यानी डिफिनेशन ऑफ स्टेट किया गया है, परिभाषित किया गया है, यानी राज्य को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, अतः इन्हें नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। मैंने बताया ना उधर नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक को ही नैसर्गिक कहिए या नैसर्गिक कहिए, दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। मैंने बताया ना कि हमारा जो मूल अधिकार है वो सीमित है, ना कि असीमित। मान के चलिए अनुच्छेद 13 के तहत कि आप अगर किसी दूसरे के मूल अधिकार को हानि पहुंचाते हो तो आपके मूल अधिकार को समाप्त किया जाएगा। मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति दूसरे के बेडरूम में अगर ढुक जाता है तो
तो हमारा अब मूल अधिकार ये है कि हम चारों तरफ घूर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी के घर में ढुक सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर हमारा मूल अधिकार किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारा मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 13 यही कहती है। अब देखते हैं 14 है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो 14 से लेकर के 18 तक है। अनुच्छेद 14 देखिए क्या कहती है विधि के समक्ष समानता। मैंने बताया ना, विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब है कानून के सामने सब समान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। कानून के सभी समान की व्यवस्था, कानून के समक्ष सभी समान है, यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अपवाद में देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर कोई फौजदारी मुकदमा तथा गिरफ्तारी तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक वो अपने पद पर है। यानी आप राष्ट्रपति और राज्यपाल पे कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते जब तक वो अपने पद पर है। वो अपने पद से इस्तीफा जब तक नहीं दे सकते, आप उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं लगा सकते। आर्टिकल 14 के तहत। अब देखते हैं 15। आर्टिकल 15 कहती है, मैंने बताया ना, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान में समानता, कि आप किसी के जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर आप सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस स्थान पर? सरकारी स्थान पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नोट में देखिए, नोट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई इत्यादि। ठीक है। और देखिए, ये कहा जाता है आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। अल्पसंख्यक की गणना धर्म के आधार पर होती है और आरक्षण की व्यवस्था जाति के आधार पर होती है। इसे आपको याद रखने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में बताया था कि ये लोक नियोजन की बात करती है, यानी नौकरी पाने में समानता देती है। 14 से लेकर के 18 तक हमें समानता का अधिकार देती है और 19 से लेकर के 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार देती है। 23 और 24 हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का समानता देती है। 16 में कहा गया लोक नियोजन, यानी नौकरी पाने में समानता। ये लोक नियोजन में अफसर की समानता, लोक नियोजन में अफसर की समानता, सरकारी नौकरी में समानता। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण की चर्चा है। कुछ समय के लिए इसमें पिछड़े वर्ग के लिए क्या है? आरक्षण की चर्चा है। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 17। 17 में मैंने बताया था छुआछूत का अंत, यानी अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत। तो छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 का था। आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अगर आप कर लेते हो तो आपको क्या किया जा सकता है? आर्टिकल 32 और के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आपको सजा दी जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 देखिए हमारा कहती है उपाधियों का अंत। मैंने बताया था कि आर्टिकल 18 जो है उपाधियों की अंत कहता है, यानी किंतु शिक्षा के अधिकार एवं सुरक्षा तथा भारत रत्न, पद विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। विदेशी उपाधि रखने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व, यानी पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है। जैसे शिक्षा के तौर पर देखिए आपको इंजीनियर की उपाधि मिल जाएगी। शिक्षा के तौर पे आपको इंजीनियर की उपाधि मिल सकती है। शिक्षा के अनुसार डॉक्टर की, और सैनिक की उधार सुरक्षा के आधार पर आपको मेजर की, कर्नल की आदि की उपाधि मिल सकती है। इसे आप रख सकते हो, लेकिन आप अपने मन से कोई भी उपाधि आप नहीं रख सकते। जैसे पहले ज़माने में ठाकुर ऐसे आप मूवी सब में देखते होंगे, कोई ठाकुर का मतलब ठाकुर, राजा, ये सब का उपाधि रख लेते थे। लेकिन अभी 1900 जब संविधान लागू हुआ तब से ये सभी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा, सुरक्षा और भारत रत्न के आधार पर मिलने वाली उपाधि का आप रख सकते हैं। अब तो हो गया समानता का अधिकार हमारा खत्म। अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। अनुच्छेद 19 में मैंने बताया था कि अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है और संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। लेकिन अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। इसमें कई प्रकार के अभिव्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर दूसरा है बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद हमें
अनुच्छेद 19 जो है हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, बोलने की स्वतंत्रता देती है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता देती है, पुतला किसी नेताओं की अगर कोई पुतला जलाता है तो पुतला जलाने की स्वतंत्रता देती है, प्रेस की स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता देती है, फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिकल 1। आर्टिकल 19 में जो है 7 प्रकार के बारे में, 7 प्रकार के रीट के बारे में बात करती है। संविधान के रीट नहीं रीर 7 प्रकार के रीढ़ के बारे में बात करती है। ये हो गया फर्स्ट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 19 के 1 में है। अब देखते हैं 2 देखते हैं क्या है। 2 में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के 2 में कहा गया है बिना हथियार के आप सभा कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 3 कहता है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप संगठन बना सकते हो, कोई भी आप संगठन आप चाहे तो बना सकते हो, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। फिर है 4 है बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी बिना रोक टोक आप कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, पहले तो जम्मू कश्मीर में हम लोग नहीं घूम सकते थे, लेकिन अभी जो है 370 को हटने के बाद अभी हम लोग कहीं भी आप घूम सकते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर ही क्यों ना हो। अब देखते हैं नेक्स्ट 5 नंबर कहता है भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। आप भारत में किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हो 4 के तहत। 5 कहता है भारत में किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हो, किसी भी क्षेत्र में आप कहाँ जहाँ चाहे वहाँ बस सकते हो। आप संपत्ति का अधिकार, यह मैंने बताया संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि ये कानूनी अधिकार बन गया। इसे हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल 31 में इसकी चर्चा है। ठीक है, संपत्ति का आप संपत्ति खरीद सकते हो। 6 के तहत आप संपत्ति कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हो। 7 के अंदर है व्यवसाय कर सकते हो, कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो 7 के तहत। तो ये था आर्टिकल 19। ये हमें इतने प्रकार के रीढ़ के बारे में बात करती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 20 को। देखिए ये है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। मैंने बताया ना, आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार देती है। उसी में एक है 20 हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। पहला है एक गलती की एक सजा। एक गलती की एक सजा, वो एक कहता है 20 का 1। 2 में कहता है सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि आपको, अभी मैं इसे डिटेल में बताऊँ, ना कि पहले के बाद या ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। पहले देखते होंगे आप मुगल काल में राजाएं जो देती थी छोटी छोटी गलतियां की बड़ी बड़ी सजा दे देते थे, तो वो सब सजा के अनुसार आप नहीं देख सकते, या आप किसी बाद आगे जो कानून बनेगी उसके अनुसार आप सजा नहीं सुना सकते। सजा उस समय जो कानून चल रहा है, वर्तमान में जो कानून चल रहा है उसके हिसाब से आप उसे सजा देंगे। किसके तहत? आर्टिकल 20 के तहत। वहीं 3 कहता है सजा के बाद भी कैदी का संरक्षण, यानी सजा अगर उसे हो जाता है, मान के चलिए किसी व्यक्ति को कोई जघन्य अपराध करके गया तो उसे फांसी का सजा दे दिया गया, तो उसकी सजा के बाद भी उसका क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। ये आर्टिकल 20 कहता है। ये आर्टिकल 20 का एक नोट बच गया। आर्टिकल 20 कहती है, आर्टिकल 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। इसके तहत मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर दिया तो उसे पुलिस जब गिरफ्तार कर लेगी तो उसे दोषी नहीं करार दिया जाएगा, उसे दोषी नहीं समझा जाएगा जब तक कि कोर्ट यानी न्यायालय हमें जब तक दोषी सिद्ध नहीं कर देती तब तक हम उसे दोषी नहीं मान सकते। अब देखते हैं 21 कहता है कि इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मैंने बताया ना, इसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के कारण किसी धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति की पुलिस क्या करती है? चालान काटती है। नोट में देखिए 21 के में है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी पर जोर दिया गया है। राइट टू प्राइवेसी को क्या जोर दिया गया? अब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता। मैंने पीछे बताया, आपको डिटेल में बताया कि ये क्या है। निजता का अधिकार मैंने बताया क्या है कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति के फोटोज या वीडियोज, प्राइवेट फोटो या वीडियोज को आप किसी भी पब्लिक नहीं कर सकते, यही कहता है आर्टिकल 21। उसी में का नोट है आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के दौरान
नहीं रोका जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। देखिए, एक होता है आपातकाल के दौरान आपातकाल लाया जा सकता है, एक होता है प्रतिबंध, एक होता है निलंबित, एक होता है प्रतिबंध। निलंबित जो है कुछ समय के लिए आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है वो हमें निलंबित कर सकती है, लेकिन कंप्लीटली अगर उसे समाप्त करना है तो वो कर सकती है, संसद कर सकती है। लेकिन आपातकाल के दौरान 20 और 21 को आप खत्म भी नहीं कर सकते, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति और प्रतिबंध हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है संसद। संसद के बारे में बताऊंगा आगे, आपको घबराना नहीं है। चलिए अब देखते हैं, 21 तो हो गया, अब देखते हैं 22। 22 तो हो गया, 22 तो मैंने बता दिया था पहले ही, अभी पर मैंने मिस्टेक कर दिया, 22 का मैंने जो है उसे टाइप करना मैं भूल गया था, इसलिए 22 को आप वहाँ से ही समझ लीजिएगा। मैंने 22 के बारे में कुछ को बता देता हूँ। देखिए 22 में क्या था, गिरफ्तारी से लग जाएगा। आपको कोई गिरफ्तार करेगी तब तक नहीं कर सकती जब आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट ना हो, और अरेस्ट वारंट अगर आप निकल गया, इशूज हो गया आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट, तो आपको अरेस्ट करके 24 घंटा के अंदर आपको क्या किया जाएगा, न्यायालय लिया जाएगा। उसमें छुट्टी के जैसे आपको शनिवार को अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको रविवार को तो कोर्ट बंद रहता है, तो रविवार को छोड़ के आपको मंडे को ले जाएगा, यानी सोमवार को ले जाया जाएगा। तो वही कहता है आर्टिकल 22 कि गिरफ्तारी से संरक्षण, आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। गिरफ्तारी करने से पहले आपको अरेस्ट वारंट दिखाना पड़ेगा। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपकी संरक्षण यानी आपकी देखभाल किया जाएगा, तो उसके 24 घंटे के बाद आपको न्यायालय ले जाया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 22 यही कहता है। अब 23 देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 और 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 23 देखते हैं, बलात् श्रम यानी जबरदस्ती काम और बेगारे बिना वेतन के काम यानी बिना पैसे भी काम नहीं करा सकते आप किसी से, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बलात् श्रम एवं बेगारी किया जा सकता है। कहने का मतलब है, मान के चलिए कोई आपातकाल लग गया है, हमारे पड़ोसी देश के साथ किसी से युद्ध होने लगा, तो उसके बीच आपसे सरकार जो है आपसे बिना पैसे और जबरदस्ती कार्य करा सकती है। कौन? सरकार, ना कि कोई हमारे क्षेत्र के कोई व्यक्ति। सरकार आप विधायक भी समझ सकते हो, सरकार यानी कहने का मतलब क्या है, सांसद भी देख सरकार का ही अंग है। तो आपको 23 समझ में आ गया। आप देखते हैं 24 है, 14 वर्ष से कम बच्चों को आप कोई खतरनाक काम नहीं लगाया जा सकता है। मतलब किसी कारखाने में जहाँ पे जानलेवा खतरा हो सकता है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आपको इस सब काम में नहीं लगाना है। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है नाप देगी अच्छे तरीके से। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, और तो आज का वीडियो तो यहीं पे होता है समाप्त, क्योंकि आज हम मैंने 3 प्रकार के मूल अधिकार को देखा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 क्लास को और देख लेंगे, 1 क्लास और लाएंगे इस पर, तो आपके मूल अधिकार को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।